वो हम देखेंगे। तो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट जैसे लिथियम है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन से, लिथियम ऑक्साइड बनेगा। सोडियम की रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन से, सोडियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, सोडियम पर ये पर है, ये है सोडियम पर। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम पोटेशियम की रिएक्शन कराएं, पोटेशियम की रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन से, KO2 बनता है। KO2 है पोटेशियम पर सुपर ऑक्साइड, ये पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। ठीक है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है। अब अगर इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं एयर से या मॉइस्चर से, व्हाट हैपन इफ वी रिएक्ट ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट विद मॉइस्चर, मॉइस्चर से अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा? तो देखो, मेटल रिएक्शन विद एयर एंड मॉइस्चर, एयर और मॉइस्चर के साथ में अगर रिएक्शन करवाते हैं तो मेटल की रिएक्शन करवाएंगे हम ऑक्सीजन से, मेटल ऑक्साइड बनेगा M2। और अगर हम मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से करवाते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, देखो रिएक्शन मैं बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। जैसे मेटल में हम ले लेते हैं सोडियम, रिएक्शन अगर हम ऑक्सीजन से करवाते हैं Na2 बनेगा, Na2O, सोडियम ऑक्साइड। अब ये जो सोडियम ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन अगर हम वाटर से करवाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का नेचर क्या है? ये बेस है ना, स्ट्रॉन्ग बेस है। अब ये जो मेटल के ऑक्साइड्स बनते हैं, जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं। मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं नेचर, इनकी नेचर कैसी होगी? बेसिक नेचर के होते हैं। अब रिएक्टिविटी देख लेते हैं टुवर्ड्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ में इनकी रिएक्टिविटी किस टाइप की है। मेटल्स की रिएक्शन अगर हम हाइड्रोजन से करवाते हैं, रिएक्शन ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ में अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं, जैसे लिथियम है, इसकी रिएक्शन अगर हम हाइड्रोजन से करवाते हैं 1073 केल्विन पे, कंपाउंड बनेगा लिथियम हाइड्राइड। इसी टाइप से अगर हम सोडियम की रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन से, टेम्परेचर चाहिए इसमें 673 केल्विन, बनेगा सोडियम हाइड्राइड। तो इस टाइप से ये क्या बनाते हैं? हाइड्राइड बनाते हैं। अब ग्रुप फर्स्ट के जो भी हाइड्राइड होते हैं ना, ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट के हाइड्राइड, ग्रुप फर्स्ट हाइड्राइड्स आर आयोनिक इन नेचर। कैसे होते हैं ये? आयोनिक नेचर के होते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो हाइड्राइड्स होते हैं, हाइड्रोजन में हमने पढ़ा था बच्चों हाइड्राइड्स, इसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, आपको अगर याद हो तो। 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। सबसे पहले हमने बताया था आयोनिक हाइड्राइड के बारे में, है ना। तो इसको हमने एक और नाम दिया था, सोल्ट लाइक हाइड्राइड बोला था इसको। सेकंड हमने बताया था कोवेलेंट हाइड्राइड, है ना। और फिर हमने बताया था इंटरस्टिशियल हाइड्राइड और मेटेलिक हाइड्राइड, ये 3 टाइप के हमने हाइड्राइड बताए थे। आयनिक हाइड्राइड कब बनता है? मैंने पहले भी बताया था, पहले वाले चैप्टर में भी बताया था, जब हाइड्राइड रिएक्ट करे किससे? ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट के साथ में।
तो ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट सोडियम है, जैसे इससे अगर रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्राइड। अब ये जो सोडियम हाइड्राइड है इसकी नेचर कैसी है, ये आयोनिक होते हैं नेचर में, ये आयोनिक हाइड्राइड है, ये आयोनिक हाइड्राइड होते हैं, ठीक है। अब अगर इन हाइड्राइड्स की रिएक्शन अगर हम वाटर से करवाते हैं, जैसे NaH है, सोडियम हाइड्राइड है, इसकी रिएक्शन वाटर से करवाएं, क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है ना। तो ये बेसिक हाइड्राइड बनाते हैं। अब हम इनकी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट की रिएक्टिविटी देख लेते हैं। अगर ये हेलोजन से रिएक्ट करते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट विद हेलोजेंस। तो हेलोजेंस में आपको पता है बच्चों, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हेलोजेंस है। इनके साथ में अगर रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, देखो ध्यान से देखेंगे। और ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट है, ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट आप सभी बच्चों को पता है कौन कौन से हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम एंड रुबिडियम, ये 5, ठीक है। तो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट हाइड्रोजन से रिएक्ट करके आयोनाइक हाइड्राइड बनाते हैं। जो भी हेलाइड्स बनाएंगे वो कैसे होंगे नेचर में, आयोनिक होंगे। हेलाइड बनाएंगे और उनकी नेचर कैसी होगी, आयोनिक होते हैं। आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं, कहने का मतलब है ये आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे सोडियम की रिएक्शन अगर हम करवाते हैं क्लोरीन से, NaCl बनता है। पोटेशियम की रिएक्शन करवाएं क्लोरीन से, KCl बनता है। तो ये क्या है, आयोनिक हाइड्राइड है। इसी टाइप से मैग्नीशियम की रिएक्शन करवाएं हम, किससे, ब्रोमीन से, मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनेगा MgBr2। कैल्शियम की रिएक्शन करवाएं क्लोरीन से, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा CaCl2, ठीक है। नेचर कैसी होती है इनकी, आयोनिक होती है। अब यहाँ पे हमें ये बात ध्यान देने वाली है कि ग्रुप फर्स्ट के जो भी एलिमेंट है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम एंड रुबिडियम, अप टू डाउन आने से किसी पर्टिकुलर हेलोजन के साथ में रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है वो इंक्रीज होता है। जैसे अगर हम बात करें रिएक्टिविटी टुवर्ड्स क्लोरीन, रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट विद क्लोरीन, रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट विद क्लोरीन। ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट कौन कौन से हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम एंड रुबिडियम, ये है। इनकी क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। तो इनकी जो रिएक्टिविटी का जो सीक्वेंस है मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखेंगे। रिएक्टिविटी का सीक्वेंस है, सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा यहाँ पे रुबिडियम, देन सीजियम, देन पोटेशियम, देन सोडियम, और जो लिथियम है वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा। ये इनकी रिएक्टिविटी का सीक्वेंस है, ठीक है। मतलब अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो रिएक्टिविटी की जो सीक्वेंस है वो डिक्रीज होगी, रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। बात समझ में आई। जैसे अगर हम बात करते हैं, ध्यान देना बच्चों, अगर हम बात करें सोडियम की रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन से और पोटेशियम की रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन से। देखो यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट अलग अलग है, ये सोडियम लिया हमने, क्लोरीन लिया, लेकिन हेलोजन हमने सेम लिया, इसमें भी क्लोरीन लिया, इसमें भी हम इसकी रिएक्शन क्लोरीन से करवाते हैं। तो किस में रिएक्शन फास्ट हो जाएगी और आसानी से बन जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड बनना बहुत आसान है। जबकि KCl सॉरी सोडियम से सोडियम क्लोराइड बनना थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में इतना ज़्यादा फास्ट नहीं होती है रिएक्शन। तो ये रिएक्शन फास्ट होगी। मतलब जैसे ग्रुप फर्स्ट में अप टू डाउन आते हैं, ग्रुप फर्स्ट में अगर हम अप टू डाउन आते हैं, अप टू डाउन,
इन ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट, तो इनकी पर्टिकुलर हैलोजन के साथ में रिएक्टिविटी का जो सीक्वेंस है वो इंक्रीज होता है। इस पर्टिकुलर हैलोजन के साथ में रिएक्टिविटी का जो सीक्वेंस है वो इंक्रीज होता है। अब हम देख लेते हैं हेलोजन्स की ग्रुप फर्स्ट के साथ में रिएक्टिविटी किस टाइप से। तो हेलोजन्स में है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इन सब में अगर हम बात करें तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, और आयोडीन जो होगी वो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होगा। तो बातें समझ में आ गई आपको? इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों? तो सोडियम की रिएक्शन अगर हम वाटर से करवाते हैं, सोडियम जो मेटल है इसकी रिएक्शन वाटर से कराएंगे, बेसिक हाइड्रोक्साइड बनेगा NaOH, साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। इसी टाइप से अगर हम सोडियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो भी क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। नेचर क्या है, ये बेसिक नेचर के हैं, बेस होता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अब जितने भी हाइड्रोक्साइड्स होते हैं ना, जितने भी हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे वो सारे कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ऑल टाइप ऑफ hydroxides are crystalline solid, or they are base of strongest base and readily dissolve in the water and evolve a large amount of heat। मतलब ये जो है ना, ये क्या है बेटा, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अब अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो एक्वा सॉल्यूशन बनेगा NaOH का, और लार्ज अमाउंट में हीट भी रिलीज होगी, लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होगी। ठीक है, जिसके लिए डेल्टा एच की जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। मतलब ये जो रिएक्शन है वो कैसी होती है, एंडोथर्मिक होगी या एक्सोथर्मिक होगी, चैट में लिख के बताओ बच्चों। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज करता है। तो ऐसी रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे या एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, चैट में लिख के बताओ, जिसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है। वो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी या वो एक्सोथर्मिक होगी, क्या होगी, जल्दी से बताओ चैट में लिख के। हाँ, प्रियंका ने बताया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाँ, कुछ बच्चों ने बताया है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, भावना ने भी बताया एक्सोथर्मिक। हाँ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी जिसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है, वो रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। अब लार्ज अमाउंट में हीट इसमें रिलीज होती है, ये ध्यान देना है आपको। तो बेसिक हाइड्रोक्साइड बनेंगे। ठीक है, हेलाइड की बात भी हमने कर ली थी। अब हम देख लेते हैं कुछ पोलराइजेशन इफेक्ट, कंपैरिजन ऑफ आयन एंड कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ एल्कली एंड हैलाइड। ये भी एक पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है पोलराइजेशन, पोलराइजेशन इफेक्ट। तो हमने बताया बच्चों, जब भी एक केटायन एक एनायन को अप्रोच करता है, केटायन और एनायन आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, आयोनिक कंपाउंड बनता है। क्या बनेगा, आयोनिक कंपाउंड। अब इस आयोनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर जनरेट हो जाते हैं। इस आयोनिक कंपाउंड में कौन से कैरेक्टर जनरेट होते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर जनरेट होते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर्स। अब आयोनिक कंपाउंड में कितने कोवेलेंट कैरेक्टर जनरेट होंगे, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये आयन केटायन और एनायन की साइज पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, एनायन और केटायन की साइज पे।
कैसे डिपेंड करेगा, ध्यान से देखेंगे। जैसे अगर केटायन, ये केटायन बना है, ये केटायन है और ये एनायन है, ठीक है, ये एनायन है, इसमें चार्ज है, ये एनायन है और ये केटायन है। केटायन बनेगा वो मेटल का बनेगा, जो एनायन होगा वो हेलाइड होगा, आप सभी बच्चों को पता है। अब जितना ज़्यादा केटायन छोटा होगा उसको, इसका जो चार्ज है ना, इसके पास में जो नेगेटिव चार्ज है उसको अपनी तरफ अट्रैक्शन करने की जो टेंडेंसी है वो उतनी ज़्यादा क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। इफ साइज ऑफ केटायन इज स्मॉल then the tendency to attract electron cloud of anion increases। ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब अगर केटायन की साइज छोटी होगी, ये जो केटायन है ना, इसकी साइज अगर स्मॉल है तो ये क्या करेगा, एनायन के पास में जो भी इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड है ना, इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड को ये अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इसका जो शेप है वो कैसा हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा, ये डिफॉर्म हो जाएगा, मतलब इसका शेप थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब ये जो राउंड में अब दिख रहा है वो इस टाइप से नहीं रहेगा, अब इसकी थोड़ी सी शेप कैसी हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि इसने क्या किया है, इसकी शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। कब होगा, जब केटायन की साइज छोटी होगी। तो साइज जितनी ज़्यादा छोटी, ग्रेटर इज द पोलराइजिंग पावर ऑफ द greater is the polarizing power of the cation. If the size of cation is small, greater will be the polarizing power of the cation. ठीक है, समझ में आया। तो जो केटाइंस होते हैं ना, केटाइन क्या करते हैं, एनायन को पोलराइज करते हैं, मतलब इसके शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इसको हम बोलते हैं पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइन। अब जो एनाइन होते हैं, एनाइंस की टेंडेंसी क्या होती है, इनकी पोलराइजिंग, अपने आप को पोलराइज करने की टेंडेंसी होती है। कि एनाइंस क्या करते हैं, अपने आप को पोलराइज करवाते हैं। अब एनाइंस जितना ज़्यादा बड़ा होगा ना, जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसकी पोलराइजिंग होने की टेंडेंसी, उसके खुद की पोलराइजिंग होने की कैपेसिटी वो उतनी ज़्यादा होगी। तो उसको हम बोलते हैं पोलराइजिबिलिटी, मतलब एनायन की पोलराइजिबिलिटी उतनी ज़्यादा इंक्रीज होगी। ये पॉइंट आपको समझ में आया जो अभी हमने बताया है। जो साइज है ना, हमने बताया था साइज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर केटायन की साइज छोटी है, केटायन की साइज कैसी है, छोटी है, तो शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन, ये जो है ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अटैक करेगा, मतलब इसकी पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगी। पोलराइजिंग पावर बढ़ने से क्या होगी, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो अभी एनआईएन के पास में थे, वो इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड कहाँ आ जाएंगे, बीच में आ जाएंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, एक्सिस वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बीच में आ जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स बीच में आएंगे तो ये जो आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड, इस आयोनिक कंपाउंड में किस टाइप के कैरेक्टर जनरेट हो जाएंगे, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर जनरेट होंगे। बात समझ में आया। अब दूसरा पॉइंट है बच्चों, साइज ऑफ एनायन। तो साइज एनायन के साइज पर भी डिपेंड करती है। अभी हमने बताया था कि एनायन का साइज जितना ज़्यादा बड़ा होगा, उसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पोलराइजिंग करने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा होगी, वो उतना ही ज़्यादा अपने आप को पोलराइज करवाएगा और क्या बनेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर जनरेट करेगा। ठीक है। फिर एक तीसरा पॉइंट है बच्चों, चार्ज ऑन केटायन। चार्ज ऑन केटायन। तो केटायन पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा, केटायन पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा, उसको पोलराइजिंग करने की जो टेंडेंसी है ना, एनायन को पोलराइज करने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। मैंने क्या बताया बच्चों, अगर केटायन पे चार्ज ज़्यादा है, अगर केटायन का चार्ज क्या है, ज़्यादा है, जैसे कंपेयर करते हैं बच्चों,
एल्यूमिनियम +3, मैग्नीशियम +2 और सोडियम प्लस। इनमें आपको पूछे कि सबसे ज़्यादा छोटा केटायन कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा छोटा केटायन है हमारे पास में एल्यूमिनियम +3। इज द स्मॉलेस्ट केटायन अमंग ऑल 3 केटायंस। तो 3 केटायंस में सबसे ज़्यादा छोटा एल्यूमिनियम +3 है। अब एल्यूमिनियम +3 सबसे छोटा है, साथ में इसके पास में चार्ज भी ज़्यादा है। चार्ज कितना है इसके पास में? +3, इसके पास में +2 और इसके पास में +1। तो चार्ज ज़्यादा है और साइज छोटी है, तो इसकी पोलराइजिंग करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगी। इसकी पोलराइजिंग करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगी। तो ये इसमें सीक्वेंस बनेगा। अब अगर इसकी मैं रिएक्शन करवाता हूँ क्लोरीन से, है ना, मतलब एल्यूमिनियम की रिएक्शन करवाता हूँ मैं क्लोरीन से, और मैग्नीशियम की रिएक्शन करवाते हैं हम क्लोरीन से, और सोडियम की रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन से। तो ये कंपाउंड बनेगा AlCl3, ये कंपाउंड बनाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड, और ये बनाएगा सोडियम क्लोराइड। अब अगर हम तीनों कंपाउंड की अगर हम कंपेयर करें कि तीनों में से सबसे ज़्यादा आयोनिक कौन सा होगा, मोस्ट आयोनिक इन ऑल 3 कंपाउंड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो तीनों में से सबसे ज़्यादा जो आयनिक कैरेक्टर वाला कंपाउंड है वो है सोडियम क्लोराइड। ये क्या होगा? मोस्ट आयोनिक। रीजन क्या है? साइज लगभग कंपेरेबल साइज है। कंपेरेबल साइज है तो इसका जो केटायन है ना, इसके एनायन को पोलराइज नहीं कर पाएगा। पोलराइज नहीं कर पाएगा तो इसके पास में पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास में पॉजिटिव चार्ज रहेगा, सोडियम के क्लोराइड के पास में नेगेटिव चार्ज रहेगा, तो ये आयनिक कंपाउंड बनेगा। अब इसमें चार्ज बढ़ गया, चार्ज बढ़ने से क्या होगा, ये अपने इसके शेयर पेयर के इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, क्लोराइड के आयन के, क्लोराइड के पास में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, मैग्नीशियम क्या करेगा, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसमें थोड़े से कोवैलेंट कैरेक्टर जनरेट हो जाएंगे। इसमें थोड़े से कोवैलेंट कैरेक्टर जनरेट हो जाएंगे। अब हम इसकी अगर हम बात करें, किसकी? एल्यूमिनियम क्लोराइड की बात करते हैं। तो एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज है +3, Cl नेगेटिव। अब यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें तो इसके पास में +3 चार्ज है और साइज बहुत छोटी है, तो ये क्या करेगा, क्लोराइड के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो इसके पास में किस टाइप के कैरेक्टर जनरेट हो जाएंगे? कोवैलेंट कैरेक्टर जनरेट हो जाएंगे। तो ये कोवैलेंट कंपाउंड बनेगा। ये कोवैलेंट कंपाउंड है, ये पार्शियली आयोनिक कंपाउंड है, और ये फुली आयोनिक कंपाउंड है। बात समझ में आ गई आपको बच्चों? बात समझ में आई आपको? जो मैंने बताया पॉइंट, जो मैंने अभी पॉइंट आपको समझाया, समझ में आया सभी बच्चों को? तो एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम क्या क्या है, मतलब जो लिथियम है ना, अपने ग्रुप के अदर जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है और सीजियम है, इनके जैसे कैरेक्टर्स, ये जो केमिकल प्रॉपर्टी जिस टाइप के कैरेक्टर्स ये शो करते हैं, उस टाइप के कैरेक्टर्स लिथियम शो नहीं करता है। जबकि लिथियम को ग्रुप फर्स्ट में रखा गया है, उसके बावजूद भी इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है, इसके कैरेक्टर्स है, सोडियम से, पोटेशियम से, रुबिडियम से और सीजियम से मेल नहीं खाते हैं। रीजन क्या क्या है? रीजन, फर्स्ट रीजन है स्मॉल साइज। इसका जो साइज होता है वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा छोटा है। स्मॉल साइज ऑफ द लिथियम आयन एंड इट्स आयन। अगर केटायन बनाता है तो केटायन की साइज भी बहुत ज़्यादा छोटी होगी। इसकी साइज तो छोटी होती है, साथ में इसके केटायन की साइज भी छोटी है। सेकंड है, हमने बताया कि जितना ज़्यादा छोटा केटायन होगा, उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होती है। तो इसकी होगी हायर, ड्यू टू हायर पोलराइजिंग पावर। तो ये जिसके साथ में भी कंपाउंड बनाएगा, वो कंपाउंड कैसे हो जाएंगे? कोवैलेंट कंपाउंड बना देगा। ये कैसे बना देगा? कोवैलेंट कंपाउंड बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो कोवैलेंट बॉन्ड जिस कंपाउंड में बनता है उसे बोलते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। बाकी दूसरे जो केटायंस हैं, जैसे सोडियम का है, पोटेशियम है, रुबिडियम और सीजियम, ये क्या बनाएंगे? ये फुली आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। जबकि ये जो लिथियम है, किस टाइप के कंपाउंड बनाता है? ये बनाता है कोवैलेंट कंपाउंड। कैसे बनाएगा ये? कोवैलेंट कंपाउंड। रीजन क्या है?
रीजन है इसका छोटे साइज का केटायन। साइज छोटी होती है अगर केटायन की तो पोलराइजिंग पावर बढ़ जाती है। पोलराइजिंग पावर बढ़ जाने से शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन बीच में आ जाते हैं जिससे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है एब्सेंस ऑफ d orbitals। एब्सेंस ऑफ d orbitals इन लिथियम। तो लिथियम में d orbitals नहीं होते हैं। बाकी दूसरे जैसे हैं सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम, सीजियम, इन सब में d orbitals मौजूद होंगे। लिथियम में नहीं होते। फोर्थ पॉइंट है स्ट्रॉन्ग इंटरमेटेलिक बॉन्डिंग। स्ट्रॉन्ग इंटरमेटेलिक बॉन्डिंग। स्ट्रॉन्ग इंटरमेटेलिक बॉन्डिंग है तो जितनी ज़्यादा बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी ये जो सॉलिड बनेगा ना लिथियम सॉलिड, लिथियम का जो सॉलिड होता है, लिथियम सॉलिड होता है मतलब ये मेटल है, तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। साथ में ये जो मेटल है ना ये कैसी होगी, ये हार्ड होगी एज कम्पेयर टू अदर मेटल्स। जैसे अगर हम सोडियम की बात करते हैं, पोटेशियम की बात करते हैं, रुबिडियम की, सीजियम की बात करते हैं, ये मेटल सॉफ्ट मेटल है। कैसी है ये? सॉफ्ट मेटल है। जबकि लिथियम कैसी है? हार्ड मेटल है। रीजन क्या है? इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग है वो कैसी है इसमें, लिथियम में स्ट्रॉन्ग है। सोडियम को, पोटेशियम को चाकू से हम आराम से काट सकते हैं। सोडियम को आराम से काट सकते हैं। पोटेशियम तो इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है कि उसको जैसे केक काटते हैं ना, केक काटने में क्या जोर लगता है, बहुत आसानी से हम केक काट सकते हैं चाकू से। वैसे हम पोटेशियम को काट सकते हैं, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट मेटल होती है। लेकिन जो लिथियम है ये इतनी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होती, ये हार्ड मेटल है। इसको काटना चाकू से आसान बात नहीं, थोड़ी मतलब फोर्स लगाना पड़ेगा तब जाके ये इसको हम काट पाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो लिथियम है वो सॉलिड तो है ही है, साथ साथ में हार्ड है। रीजन है इसका स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग, ये इसका रीजन है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो लिथियम है वो अपने ग्रुप के अदर मेंबर से रिसिम्बल नहीं करता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ये दोनों क्या होते हैं? हाई होते हैं। रीजन अभी हमने बताया स्ट्रॉन्ग मेटेलिक इंटरमेटेलिक बॉन्ड होते हैं इस वजह से। ठीक है। साथ में अगर लिथियम की रिएक्शन हम वाटर से करवाते हैं तो क्या बनता है? लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसी टाइप से अगर हम सोडियम की रिएक्शन वाटर से करवाते हैं क्या बनता है? NaOH बनता है। ये जो है ना ये अगर हम इसकी बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस, ये वीक बेस है। ठीक है। क्योंकि ग्रुप में अप टू डाउन आने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की डोनेट करने की जो टेंडेंसी है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी इंक्रीज होती है। तो अप टू डाउन आने से मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ता है। अप टू डाउन आने से मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई बच्चों? तो ये इसका रीजन है अपने ग्रुप के अदर मेंबर से रिसेंबल नहीं करने का। तो ये कुछ पॉइंट थे जो हमने डिस्कस कर लिए। तो आई होप आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। तो अब कुछ पॉइंट और बचे हैं उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले ग्रुप सेकंड के जो एलिमेंट है जैसे बेरिलियम है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन से, क्या बनेगा? बेरिलियम ऑक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम की अगर हम रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन से क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। नेचर कैसी होती है इनकी? बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है। कैल्शियम की अगर हम रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन से, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, बेसिक नेचर का है। बात समझ में आ गई? इसके बाद में अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं हेलोजन से, रिएक्शन विद हेलोजेंस, अगर हेलोजन से रिएक्शन करवाते हैं तो ये मेटल, इसकी रिएक्शन हम किससे करवाएं बच्चों? हेलोजन से करवाएं। तो इसकी रिएक्शन अगर हम हेलोजन से करवाते हैं तो हेलोजन है X2, इसके साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा? MX2 टाइप के एलिमेंट बनाता है। मेटल
और ये X2 मतलब ये हेलोजन है। मेटल में यहाँ पे हम ले लें, मान लो हमने ले लिया मैग्नीशियम, रिएक्शन करवाएं हम क्लोरीन से, क्या बनेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन से, इनकी रिएक्शन अगर हम करवाएं हाइड्रोजन से, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, तो रिएक्शन अगर हाइड्रोजन से करवाएं मेटल, इसकी रिएक्शन अगर हम हाइड्रोजन से करवाएंगे तो क्या बनेगा? मेटेलिक हाइड्राइड बनेगा, मेटेलिक हाइड्राइड। ठीक है, मेटल हाइड्राइड होते हैं ये, मेटल हाइड्राइड है। जैसे कैल्शियम की रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन से,